तो माय डेमन के लास्ट पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोही और गोवन अपना क्रिसमस मनाते हैं। फिर अगले दिन दोनों बड़े खुश होकर ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहाँ उन दोनों को इतने दिन बाद साथ देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो ये दोनों भी बड़े हैप्पीली सभी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। मिशन को देखकर दोही उन्हें थैंक यू कहती है पिछले कुछ दिनों से उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए। तो मिशन भी उनके लिए खुश होती है और बताती है कि जूसी केबिन में उनका वेट कर रहा है। तो ये तीनों दोही की केबिन चले जाते हैं। इधर बाहर अपनी 3 तिगड़ी डिस्कशन में बैठ जाती है। काफी दिनों से हमने मैडम दोही और मिस्टर गोवन को साथ में नहीं देखा था। मिशा कहती कि पर आज दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। सॉन्ग कहता है कि मुझे थोड़ी अलग फीलिंग आ रही है। मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ तो हुआ था, पर अब दोनों फिर से साथ आ गए हैं और अभी दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है, मानो जैसे किसी बहुत बड़े मुसीबत का सामना करके दोनों आए हैं। मिस्टर जिन कहते हैं कि क्या बकवास कर रहा है, मुझे तो लगता है कि वो लोग किसी ट्रिप पर गए होंगे। इधर गोवन को देखते ही जूसिया कहता है मैंने कहा था ना कि अगर दोही को हर्ट किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। गोवन दोही से पूछता है कि क्या हुआ इसे, पर तभी जूसिया उसे गले लगा लेता है और कहता है कि ऐसे कभी गायब मत हो जाना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। गोवन कहता है भाई अभी तो मेरे ही पीछे पड़ा है, क्या समझ गया, पर थोड़ा दूर हो जा। जूसिया कहता है चलो तुम्हें वापस देखकर खुशी हुई। गोवन तो अपने आप को हाथ से कवर करने लग जाता है। जूसक फिर से उसे गले लगा लेता है। गोवन कहता है हटना, क्या कर रहा है, हमारे कान टच हो रहे हैं। दोही तो उन्हें देखकर हंसने लग जाती है। गोवन दोही से हेल्प मांगने लग जाता है कि इसे हटाओ मेरे से, पर दोही तो उन्हें देखकर और हंसने लग जाती है। इधर अपने वाइल्ड डॉग गैंग का रेस्टोरेंट भी काफी बढ़िया चल रहा था। ये लोग काफी मन लगाकर काम करने लग गए थे और कस्टमर्स के साथ इनका बिहेवियर भी काफी अच्छा था। ये लोग अपने शॉप पर बहुत सारे ऑफर्स भी रखते हैं, जिससे इनकी सेल काफी अच्छी होती है और इनका रेस्टोरेंट भी काफी पॉपुलर होने लगा था। तो कस्टमर्स के जाते टाइम सभी लोग उन्हें ग्रीट करते हैं, दोबारा आइएगा, हम आपको सर्व करने के लिए तैयार होंगे। पर तभी हम देखते हैं गोवन हाथों में एक प्लांट लेकर आ जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और को सर्व करने की। गोवन जैसे अपने चेहरे के सामने से वो प्लांट को हटाता है, सभी तो उन्हें देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अपने किम भैया तो रोने ही लग जाते हैं गोवन के वापस आने की खुशी में। तो सब लोग उसे वेलकम बॉस कहकर ग्रीट करते हैं। तो गोवन इनको कांग्रेचुलेट करता है उनके इस नए शॉप के ओपनिंग पर और इनका फेमस राइस सूप लाने के लिए कहता है। किम तो गोवन के साथ ही बैठ जाता है उससे बात करने के लिए और एक दूसरे का हालचाल पूछने लग जाते हैं। इधर सुवान को पता चलता है कि मेरे ग्रुप के आधे से ज्यादा बोर्ड मेंबर्स दोही के सपोर्ट में हैं, यानी अब तो दोही का चेयरमैन बनना तय था। इसीलिए सुवान थोड़ी चिड़ी हुई होती है, इसीलिए वो एक आखिरी बार के लिए अपना लक ट्राई करने का डिसाइड करती है और दोही के ऑफिस पहुंच जाती है ऑस्टिन और जस्टिन को लेकर। अब उसे यहाँ पर देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। मिशन पूछने आती है कि किस लिए यहाँ पर आना हुआ। सुवान फैमिली मैटर बोलकर दोही के ऑफिस चली आती है। अब वो फुल स्वैग के साथ दोही के पास आती है, अपनी हैट और बैग ऑस्टिन और जस्टिन को पकड़ाती है। बाहर से सभी लोग इन्हें ही देख रहे थे, पर सुवान तो दोही का हाथ पकड़कर उसे सॉरी कहने लग जाती है जो भी उसने दोही के साथ बुरा किया उन सब के लिए, और फिर अपना ड्रामा चालू कर देती है कि क्या तुम्हें याद है मेरा ऑस्टिन तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता था। पर ये बच्चा कहता है मॉम मैं जस्टिन हूँ। तो सुवान उसे चुप रहने के लिए कहती है और कहती है जस्टिन ही तुम्हें कितना पसंद करता था, इसीलिए मेरे ग्रुप के फ्यूचर के बारे में ज्यादा परेशान मत होना। मैं जस्टिन और ऑस्टिन को ट्रेनिंग दे रही हूँ, ये दोनों बड़े होकर तुम्हें ही सपोर्ट करेंगे और कंपनी का नाम रोशन करेंगे। दोही समझ रही होती है कि सुवान मस्का लगाने आई है, इसीलिए उसे भगा देती है। सुवान बाहर निकल के भी कहती है कि दोही हम एक फैमिली है, इसीलिए मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी और तुम्हारे लिए मेरी सिंसियरिटी तुम्हें दिखाकर रहूंगी। ये बोलकर वो अपने बच्चों के साथ चली जाती है। फैमिली से दोही को याद आता है नोसुक का, इसीलिए उसे मिलने के लिए जेल चली आती है। नोसुक उसे देखकर कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो, लगता है तुम्हारा दिल भी पत्थर का है, तुम्हारे करीबी सभी लोग मर चुके हैं तुम्हारी वजह से, फिर भी तुम इतने शांति से कैसे बैठी हो। दोही कहती है तुम्हें ये जानकर बुरा लगेगा कि गोवन सही सलामत वापस आ गया है। नोसुक कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव करूंगा। दोही कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी आंखों में देखकर क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं है और मैं तुम्हारे सामने कोई एक्टिंग नहीं कर रही। ये बोलकर वो उठ जाती है, जाते हुए उसे कहकर जाती है कि तुमने सिर्फ एक चीज को डिस्ट्रॉय किया है, अपने आप को। ये बोलकर दोही चली जाती है। जो सुन नोसुक तो गुस्से में चिल्लाने लग जाता है। तो पुलिस वाले उसे उसके सेल में जाकर बंद कर देते हैं, जहाँ रात को तो उसे अपनी मॉम की आत्मा दिखाई देने लगती है, जिससे तो वो खुद डरने लग जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लग जाता है। इधर नोसुक की वाइफ सेरा अपने घर से नोसुक की सारी चीजें फेंकवा देती है। मेड मियोंग के एक सर्टिफिकेट के बारे में पूछती है तो ये उसे भी फेंक देने के लिए कहती है। सेरा दूसरी ओर जा रही होती है, तभी एक फोटो फ्रेम गिरकर टूट जाता है। तो फोटो फ्रेम के पीछे एक फोटो दिखती है जिसे सेरा देखने जाती है। तो वो उनकी फैमिली फोटो होती है, जिस फोटो में मियोंग ने अपनी मॉम को छोड़कर बाकी सबको फोल्ड कर रखा था। इसे देखकर सेरा काफी इमोशनल होती है। वो याद करती है जब मियोंग कुछ साल पहले हाई स्कूल में था, तब भी नोसुक उसे टॉर्चर किया करता था। तो अपने डैड के टॉर्चर से खुद को और अपनी मॉम को बचाने के लिए मियोंग ने जिउजुत्सु सीखा था। इसी तरह वो एक रात प्रैक्टिस करने जा रहा था। सेरा उसे रेस्ट करने के लिए कहती है, पर मियोंग कहकर गया था कि मुझे आपको और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। सेरा उसके हाथ पर चोट देखती है तो वो उस पर लगाने के लिए क्रीम देती है, जिससे हमें समझ आता है कि मियोंग और उसकी मॉम के रिलेशन पहले उतने खराब नहीं थे, पर नोसुक के मेंटल और फिजिकल टॉर्चर की वजह से मियोंग वैसा बन गया था और नोसुक के डर से कभी ये दोनों कुछ नहीं कहते थे। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, सेरा मियोंग को याद करके बहुत रोती है क्योंकि वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। इधर गायंग आज इंग्लैंड जाने वाली थी, इसीलिए बटलर पार्क तो काफी अपसेट होते हैं। तो गायंग उन्हें ज्यादा इमोशनल होने से मना करती है। तभी गोवन भी आ जाता है और गायंग को एक अम्ब्रेला गिफ्ट करता है क्योंकि इंग्लैंड में काफी बारिश होती है। तो गोवन इसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और कभी भी अगर गायंग का मन करे तो उसे बिंदास यहाँ आ जाने के लिए कहता है। हमेशा गायंग के लिए यहाँ के दरवाजे खुले रहेंगे। तो गायंग उसे दोही के साथ उसके फ्यूचर के लिए गुड लक विश करती है और मिस्टर पार्क को भी मिशन के साथ हैप्पी लाइफ विश करती है। अब गायंग उन्हें हंसते हुए गुड बाय तो कहती है, पर यहाँ से जाते हुए टैक्सी में वो बहुत ज्यादा रोती है, पर हमेशा के लिए अब्रॉड
जाने से पहले दोही अपने पुराने घर पे जाती है जो कि पास ही में था। तो अपने घर को देखकर वो जाने लगी थी, पर तभी एक छोटी बच्ची उसे टकराती है जिसके हाथ पैरों पर चोट के निशान थे। तो गायंग उसके बारे में पूछने लग जाती है, पर वो बच्ची उसे काफी डरी हुई लगती है। तभी उस बच्ची का डैड हाथ में छड़ी लिए उसके पीछे आता है और बच्ची को उसके पास आने के लिए धमकाने लगता है, जो देखकर गायंग को तो बहुत गुस्सा आता है। वो बच्ची को अपने पास ही रोक लेती है और कहती है, भले ही तुम इसके डैड हो, पर तुम्हें इसे मारने का कोई हक नहीं है। वो कहता है कि मैंने इसे कोई मारा नहीं है, ये फिसल कर गिर गई थी इसीलिए उसे चोट लगी है, इसीलिए कुछ भी बकवास मत करो। पर गायंग तो सीधे पुलिस को कॉल लगा देती है और चाइल्ड अब्यूज का कंप्लेंट कर देती है। ये बंदा गायंग पर ही हमला करने चाहता है, पर गायंग उसे अम्ब्रेला दिखाकर पीछे कर देती है। जिसके बाद सीन सीधे पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है, जहाँ बच्ची का डैड तो बहाने मारने लग जाता है कि उस बच्ची का फादर होने के नाते मैं बस उसे डिसिप्लिन सिखा रहा था, जिसके लिए थोड़ी मार तो पड़ ही सकती है। कब से चाइल्ड अब्यूज हो गया। पर अपनी गायंग को उस बच्ची को देखकर बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि उसने भी बचपन में ये सब कुछ झेला था। गायंग फ्लाइट के लिए लेट हो रही थी, पर यहाँ वो बच्ची को अकेले छोड़कर भी नहीं जा सकती थी, वरना ये आदमी बहाना देकर यहाँ से निकल जाता। ड्राइवर गायंग को बुलाने आता है, जो देख बच्ची गायंग की ओर देखती है। गायंग को उस बच्ची को देखकर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, इसीलिए वो उस बच्ची के लिए शूज खरीद कर ले आती है और उसे पहनाती है। बच्ची ये देखकर बहुत खुश होती है और पूछती है, सिस्टर क्या आप कोई एंजल हो? जो सुन गायंग को अपना बचपन याद आ जाता है। जब गोवन ने गायंग को उसके डैड से बचाया था, तब गायंग ने भी उसे देखकर यही पूछा था, लेकिन तब गोवन ने उससे कहा था कि एंजल नहीं होते और एंजल्स कभी किसी को बचाने नहीं आते। इधर गायंग पूछते कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं कोई एंजल हूँ? बच्ची कहती क्योंकि आपने मुझे बचाया। जो सुन गायंग स्माइल करते हुए कहती है, हाँ सही कहा, मैं एक एंजल हूँ। ये बोलकर वो बच्ची के हाथ में अपना नंबर लिख देती है और कहती है, जब भी जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना, क्योंकि एंजल्स हमेशा तुम्हें बचाने आएंगे। जिससे बच्ची भी खुश होकर कहती कि ओके एंजल। जो सुन गायंग भी स्माइल करती है। तभी ड्राइवर से पूछने आता है कि आपको जाना है या नहीं। तो गायंग कहती है, अब्रॉड जाना कैंसिल, मेरा अभी यहाँ बहुत काम बाकी है। और इस बच्ची को देखकर गायंग डिसाइड करती है इन जैसे चाइल्ड अब्यूज के शिकार बच्चों को हेल्प करने का। इधर सेरा दोही से मिलने जाती है, जहाँ उसे सॉरी कहती है इतने टाइम चुप रहने के लिए, पर दोही तो उन्हें थैंक यू कहती है हिम्मत दिखाकर सब सच बताने के लिए। तो सेरा कंपनी के बोर्ड मेंबर्स के पोजीशन से रिजाइन कर देती है और बताती है कि वो एक सेंटर खोलने वाली है जो चाइल्ड अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ फाइट करेगी, जिसमें दोही भी उसकी हेल्प करेगी कहती है। इधर मिस्टर पार्क फिर से मैन इन ब्लैक बनकर मिशन से मिलने के लिए छुपकर पहुंच जाते हैं, लेकिन मिशन अब उनके रिलेशनशिप को प्राइवेट नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए वो मिस्टर पार्क का हाथ पकड़कर उनके कलीग्स के पास आकर बता देती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। जो सुन ये तीनों कहते हैं कि अच्छा फाइनली आपने कह ही दिया। ये सुन मिशन और मिस्टर पार्क हैरान होते हैं, पूछते हैं कि क्या आप लोगों को पहले से ही पता था? जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि हमें तो एक्सीडेंटली पता चल गई थी। क्रिसमस के दिन ये तीनों एक शॉप पर गए थे, जहाँ पर इन तीनों ने मिस्टर पार्क और मिशन की फोटोज देख ली थी जो इन दोनों ने उस शॉप में खिंचाई थी। जो सन मिशन थोड़ी एम्बेरस होती है, पर अब क्या ही छुपाना। इसके बाद हमें 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बंदे का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था और गुवन उसके पीछे पड़ा था, इसीलिए बंदा अपनी जान बचाने के लिए हर तरफ भागने लग जाता है। लेकिन गुवन तो हर बार उसके सामने ही आ जाता है, तो ये बंदा हार मानकर उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मेरी मॉम हॉस्पिटल में बीमार है, अगर मैं मर गया तो उनका क्या होगा। ये बोलकर वो रोने लग जाता है। जोसन गोवन को तो उस पर दया आने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर पार्क गोवन को कॉल करके बता देते हैं कि ये बंदा तो खुद अपनी माँ को मारा करता था, इसीलिए इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में बहुत सारे केस भी है। जोसन गोवन एक चुटकी में उसकी आत्मा निकाल लेता है और सीधे हेल में भेज देता है। देन मेरे ग्रुप की बोर्ड मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ सब लोग चेयरपर्सन के आने का वेट कर रहे थे। कुछ देर में दोही फुल स्वैग में एंट्री मारती है, लेकिन वो तो चेयरमैन की सीट के साइड में जाकर बैठ जाती है। आखिर में आता है जूसियक, जो चेयरमैन की सीट पर आकर बैठता है और हमें पता चलता है कि दोही ने जूसियक को मेरे ग्रुप का चेयरमैन बना दिया है, क्योंकि सिर्फ जूसियक ही मेरे ग्रुप को संभालने के काबिल है। जूसियक अपने रिसर्च और एक्सपीरियंस से उनकी मेरे ग्रुप के लिए एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लेता है, जिसके फैसले से सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सुहान अब जूसियक को मस्का मारने लग जाती है और वही सेम डायलॉग रिपीट मारती है जो उसने दोही के लिए कहा था कि मेरे ऑस्टिन और जस्टिन हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे। जो सुनकर दोही कहती कि कम से कम कुछ नया सोच कर आती। जूसियक को भी वही डायलॉग चिपका दिया। देन जूसियक दोही से कहता है कि क्या मेरा चेयरमैन बनना सही है? दोही कहती यही तो सबसे बेस्ट है, वैसे भी तुम जानते हो मुझे मैडम जू की हेल्प लेना पसंद नहीं है। जूसियक कहता है हाँ हाँ पता है तुम कितनी इंटेलिजेंट हो, तुम्हें किसी की हेल्प की क्या जरूरत। दोही कहती है तुम बस अपने मेरे ग्रुप को संभालना, वरना कहीं मेरी कंपनी पूरे मेरे ग्रुप को ओवरटेक ना कर ले। ये बोलते हुए उनकी मस्ती मजाक कंटिन्यू रहती है। देन दोही को प्रोसिक्यूटर चोई से पता चलता है कि जब वो मैडम जू के डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्हें पता चला था कि मैडम जू के मौत से पहले उन्होंने एक मेडिकल चेकअप कराया था, जिसमें पता चला था कि मैडम जू को टर्मिनल पैनक्रियाटिक कैंसर था। जो सुन दोही शॉक्ड होती है, क्योंकि मैडम जू ने उसे इस बारे में नहीं बताया था, जबकि वो जानती थी कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जो सुन दोही काफी सैड होती है, पर वो समझ जाती है कि इसीलिए मैडम जू से शादी के लिए इतना फोर्स किया करती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दोही उनके बिना अकेले पड़ जाए। वो मैडम जू के ग्रेव पर आती है, जहाँ उनसे पूछती कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर बता दिया होता तो मैं आपसे और ज्यादा प्यार करती और आपको अच्छे से ट्रीट करती। आपको बहुत दर्द सहना पड़ा होगा ना। पर अपने आंसू पोंछकर कहती है कि मेरी और चिंता मत करना, मेरे पास अब कोई है जो मेरा ख्याल रखेगा, इसीलिए मैं अब कभी अकेली नहीं पड़ूंगी। ये कहकर वो घर चली आती है, जहाँ घर पे तो गोवा न्यूज़पेपर में इंसानों के लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ रहा था, जिसमें लिखा
था कि अब इंसान मैक्सिमम 130 साल तक जिंदा रह सकते हैं। जो देख गुआन तो सोच में पड़ जाता है कि 130 साल तो बहुत कम है, ये तो पलक झपकते ही पार हो जाएगा। तभी दोही उसके लिए केक लेकर आती है और साथ में खाने की बात करती है, पर गुआन तो उसे डायरेक्टली मना कर देता है कि तुम ये नहीं खा सकती क्योंकि शुगर इंसानों के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए ज्यादा साल तक जिंदा रहने के लिए तुम्हें खास करके इन सारी चीजों से दूर रहना है। लेकिन दोही तो उसकी बात को मजाक में उड़ा देती है और कहती है मैं बस थोड़ा सा टेस्ट करूंगी, लेकिन गुआन उसे मना कर देता है। दोही कहती है मैं खुद एक डिजर्ट कंपनी चलाती हूँ। गुआन कहता है कि तब तो तुम अपनी कंपनी में भी सिर्फ हेल्दी फूड ही शेयर करना, लेकिन दोही कहती है कि मुझे तो अभी बस केक ही खाना है। इसी तरह दोनों की नोकझोंक चालू रहती है। कुछ देर में दोनों शांत हो जाते हैं और यहाँ से शहर का नाइट व्यू देखने लग जाते हैं, पर गुआन तो बस दोही को ही देख रहा था। दोही कहती है सामने देखो इतना अच्छा नजारा है, तुम इस सीनरी को बहुत मिस करोगे। गुआन कहता है मैं तुम पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। जो सुन दोही स्माइल करने लगती है, पर गुआन कहता है दोही तुम्हारा टाइम बहुत जल्दी पार हो जाता है। इस बात से उसका मतलब था कि इंसानों की जिंदगी छोटी होती है जो बहुत जल्दी पार हो जाती है। इस पर दोही कहती है कि इसीलिए तो ये मोमेंट और खास बन जाता है, इसीलिए हमें हर पल को एंजॉय करना चाहिए। ये बोलकर वो गुआन का सर अपने कंधे पर रखती है और दोनों ये नाइट व्यू एंजॉय करते हैं। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन गुआन अचानक अपने ऑफिस आता है और मिस्टर पार्क से कहता है कि शादी कभी मत करना। मिस्टर पार्क पूछते हैं क्या हुआ। गुआन बताता है कि दोही से मेरा एक छोटा सा झगड़ा हुआ, इसीलिए मुझे परेशान करने के लिए हर धर्म के मंत्र पढ़ रही है। पता नहीं मुझे परेशान करने के लिए वो और क्या करेगी। तभी वो टेबल पर अपना डेमन बुक देखता है जिसको दोही ने डायरी जैसा सजा दिया था। तो डेमन बुक को उठाकर कहता है कि देख रहे हो ना इसकी हरकतें, मेरे डेमन बुक को इसने डायरी बनाकर रख दिया है। उसे लगता है वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। मिस्टर पार्क तो बस उसकी बातें सुनकर हंस रहा था। जोसन गुआन पूछता है कि आप हंस क्यों रहे हो और आपने एक बार भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो बटलर अपनी आंखों से उसे पीछे की तरफ इशारा करने लग जाता है। गुआन पूछता है क्या है पीछे ऐसे इशारा क्यों कर रहे हो। जैसे ही गुआन मिस्टर पार्क के पीछे देखता है तो गुआन के चेहरे पर दोही बैठी होती है जो उसे तीखी नजरों से घूरती है, जिसे यहाँ पर देखकर गुआन की तो बोलती बंद हो जाती है। दोही बुलाती है अभी क्या हम कुछ बात कर सकते हैं। गुआन तो डरते हुए कहता है कि क्या बात करनी है, मुझे लगा था कि हमारी बात खत्म हो गई। दोही हंसते हुए कहती है कि नहीं तो अभी तो हमें बहुत बात करनी है। अब उनके बीच का ये माहौल देखकर बटलर काम के बहाने से निकल जाता है। तो गुआन दोही को शांत कराने के लिए डेमन बुक को उठाकर उसकी तारीफ करने लग जाता है कि तुमने इसे कितनी अच्छी तरह से डेकोरेट किया है। दोही गुआन की ओर आने लगती है तो गुआन उसे भागने लगता है। इस तरह से उनकी खट्टी मीठी नोकझोंक चलती ही रहती है। इसी तरह एक और दिन उनका झगड़ा हो जाता है। गुआन दोही से कहता है कि तुम मुझे बता नहीं सकती, अगर तुम्हें किसी दिन घर आने में लेट हुआ तो मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र होती है पता भी है। दोही कहती मैं अपने काम में बिजी होती हूँ इसीलिए भूल जाती हूँ, और वैसे तो तुम भी अपने डील साइन कराने के बहाने से काफी रात तक घर लौटते हो, तब क्या तुमसे मैंने कुछ पूछा। गुआन कहता है वो अलग बात है, वो मेरी ड्यूटी है। तुम इस महान काम को अपने बेकार इंसानों के काम से कंपेयर क्यों कर रही हो। दोही चिढ़ते हुए कहती कि अच्छा तो सिर्फ तुम्हारा ही काम है और मेरा काम बेकार है। गुआन कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, पर दोही उससे गुस्सा होकर जाने लगती है। तो गुआन भागकर दोही के पास जाता है और उस पर गुस्सा करने के लिए सॉरी कहता है। दोही कहती मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुमसे सबसे ज्यादा हेट करती हूँ। पर गुआन उसे गले लगाकर कहता है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर दोही कहती है आई हेट यू बट आई लव यू द मोस्ट। इसी तरह दोनों में झगड़े तो चलते रहते हैं, लेकिन अगले ही पल एक दूसरे को मना भी लेते हैं। इस तरह दोनों बहुत खुश होकर एक दूसरे का हाथ होल्ड करके घर के लिए निकल जाते हैं, जिन्हें गॉडेस ऐसे देखकर स्माइल करती है। अगले दिन दोही ऑफिस में होती है जहाँ सब लोग बहुत ध्यान से काम कर रहे थे, लेकिन दोही उन सबको छुट्टी दे देती है और घर जाने के लिए कह देती है, जिससे सभी लोग बहुत खुश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। और दोही भी जल्दी से गुआन के पास चली आती है, जहाँ गुआन तो पार्क में कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। तो दोही भागते हुए गुआन के पास चली आती है और उसे जोर से हक करती है और आई लव यू कहती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ हमें दोही की वॉइस ओवर सुनाई जाती है, जिसमें वो कहती है कि भले ही हम दोनों कभी एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हो, पर एक दूसरे को बचाते भी हम दोनों ही हैं। इसीलिए कभी हम दोनों एक दूसरे के लिए डिस्ट्रॉयर भी हैं और एक दूसरे के सेवियर भी। तो उनके आखिरी किस के साथ इस ड्रामे का हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाता है। ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं ऐसे एक प्यारी सी लव स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।